गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस में। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी। आज है 7 जनवरी और एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर 1 एंड इट इज गोइंग टू बी अबाउट रामकृष्ण मिशन। देखिए वैसे तो ये टॉपिक आपका FCRA का बनता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे एनजीओ की फंडिंग को रोक दिया गया है। लेकिन हम इस पे यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे आप क्या पढ़ते हो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ते हो ना, तो उसी रिफॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आप यहाँ पे जो है भक्ति मूवमेंट वो सारी चीजें जोड़ सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कजाकिस्तान। देखिए इंडिया कंसीडर्स कजाकिस्तान एज आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड। एक्सटेंडेड नेबरहुड का मतलब होता है दूर का पड़ोसी, और आजकल हमारे दूर के पड़ोसी में भैया काफी ज्यादा गड़बड़ हो रही है। मतलब वहां पे चल रहे हैं राइट्स और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। तो जानेंगे एक बार कजाकिस्तान के बारे में। यहाँ पे कुछ आपको मैं ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब थोड़े से ट्रिक्स बताऊंगा कुछ याद करने के। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लेसेस इन न्यूज में, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन हम यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ये थोड़ा फनी भी था आर्टिकल, 2-3 बार मैंने इसको पढ़ा, मजा आया पढ़ने में, तो इसको जरूर देखें। थोड़ी बहुत समझ मिलेगी हम लोगों को चीज़ों की, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड ऑल दैट, थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इट इज गोइंग टू बी अबाउट द यूज ड्रोन एफिशिएंटली। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा मुझे लगता है मेंस के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ पे अगले 1-2 साल में या इसी साल कभी भी यूपीएससी डेफिनेटली यहाँ से मेंस में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए कभी भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना जिसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसीज होते हैं, तो डेफिनेटली यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये जरूर देखें। अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों हमारा रहेगा नॉर्थ कोरिया से। देखिए नॉर्थ कोरिया हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो आज फिर से हम लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। तो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। बैलिस्टिक और क्रूज नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो कल करवा दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, सब सोनिक क्या होती है, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, उसके बारे में बताऊंगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द श्रीलंका। देखिए श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है, तो जीएस पेपर 2 में अपने पड़ोसियों के बारे में तो पढ़ते ही हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, राइट। देखिए पेंडेमिक के समय में श्रीलंका दुनिया का पहला ऐसा कंट्री हो सकता है जो बैंकरप्ट हो गया। लोगों को बैंकरप्ट सुना होगा आपने होते हुए, लेकिन कंट्री भी बैंकरप्ट हो सकता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे श्रीलंका में। और इंडिया यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। अगली जो टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द एनपीटी। एनपीटी मींस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पिछले आर्टिकल में भी आप मतलब कल वाले एनालिसिस में भी हम लोग इसको कर चुके हैं, आज इसको नहीं करवाऊंगा। लेकिन जो बच्चे पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, एक्सप्लेनर सेक्शन है, देख सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पे बनता है, डायमेंशंस, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। एंड देन वी हैव सम एडिशनल टॉपिक्स फॉर योर रिवीजन एज वेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से अनाउंस कर देता हूं, कुछ बच्चों ने अगर कल नहीं देखा होगा, तो हम लोग 2022 के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जबरदस्त टेस्ट सीरीज रहने वाला है, 32 टेस्ट रहने वाले हैं। और ये टेस्ट इस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे कि आपका बढ़िया यहाँ पे रिवीजन, एनसीईआरटी, करंट अफेयर सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से सीरियस होकर टेस्ट सीरीज को देते हो ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो जो है जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आएगा और करने में मजा भी आएगा, पैसा वसूल है मतलब। और उसके अलावा हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं। अगर किसी बच्चे को मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप का मतलब होता है गाइडेंस, तो ये जो है पर्सनल गाइडेंस भी होती है। आप फैकल्टी को फोन कर सकते हो महीने में 2-3 बार, आप उनसे किसी भी तरह की गाइडेंस ले सकते हो। ग्रुप गाइडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक आपका जो है पीयर ग्रुप भी बन जाता है, यार दोस्त बन जाते हैं आपके, जो एक ही तरह की तैयारी करते होते हैं ना, तो वो एक इनसाइट बड़ा शेयर होता है अच्छे से। तो वो भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, करना है तो जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। लेकिन कल मैंने आपको कुछ पूछा था, कल जब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, कल हम लोग कर रहे थे हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। तो उस समय मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो लैंग्वेज वाला जो टॉपिक है, ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में कवर होता है। तो ज्यादातर बच्चों ने तो सही आंसर दिया, 8th शेड्यूल होता है हमारा। कुछ बच्चों ने जो है 9th शेड्यूल दिया। आई होप उनसे वो ये टाइपिंग करने में गलती हो गई होगी, क्योंकि इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है ये, मुझे नहीं लगता इसमें गलती का चांस बनता था। खैर, लेकिन कई सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर इतने सारे शेड्यूल हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे फंडामेंटल राइट हैं, ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी हैं, दुनिया भर का फलां ढिमका, कैसे याद करेंगे हम इतने सारे आर्टिकल को, है ना। देखो पहली बात, मैं हमेशा की बात बोलता हूँ कि जब ओखली में मुंह दिया तो मूसलों से डरते नहीं है। जब यूपीएससी की तैयारी में आ गए हैं तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे याद करनी पड़ती हैं, मेमोराइज करनी पड़ती हैं। अब मेमोराइज किसी चीज को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हार्ड वे,
है ना, मेहनत करिए। दूसरा तरीका होता है स्मार्ट वे। तो हार्ड वे को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कहीं पे हम लोग स्मार्ट वर्क यूज कर सकते हैं तो भैया हार्ड वर्क क्यों करना, है ना। नंगे पैर जो है यात्रा क्यों करना, जब आपके पास साइकिल है तो साइकिल का यूज करिए ना। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हो। हार्ड वर्क का मतलब होता है बार बार रिवीजन कीजिए, और जब आप बार बार रिवीजन करते हो तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। अरे लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लेते हैं, कुरान याद कर लेते हैं, गीता याद कर लेते हैं, बाइबल याद कर लेते हैं, लाइन टू लाइन, कहाँ पे कोमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, सब याद हो जाता है। खेल है सारा रिवीजन का, ठीक है। तो रिवीजन करिए। दूसरा तरीका होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कुछ ट्रिक्स, ठीक है। देखिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने से मतलब है ना, तो ट्रिक्स करिए, याद चीजें, मेमोरी। तो शेड्यूल को भी हम लोग कुछ ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट को भी कर सकते हैं, पार्ट्स को भी कर सकते हैं, हर चीज को कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बच्चों ने क्योंकि शेड्यूल के बारे में पूछा तो बता देता हूं। वैसे तो इस ट्रिक्स के बारे में मुझे लगता है मोस्टली आप सबको पता होगा। तो अगर आपको पता है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं पता है तो देख सकते हो, ठीक है। देखिए ट्रिक्स होता है ये वाला, इसको बोलते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब बूढ़े प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के आंसू। तो हिंदी में इसको याद नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे होता है ना हॉलीवुड फिल्मों को लोग हिंदी में कन्वर्ट करके कुछ भी बना देते हैं उसको ट्रांसलेट करके। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बेसिकली आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल होते हैं। कैसे याद करना है थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली। देखिए टी का मतलब होता है टेरिटरीज, ठीक है। तो आप इसको टेरिटरी से याद कर सकते हो। तो इसमें हम लोग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट टेरिटरीज की बात करते हैं, उनके नेम्स वगैरह की बात करते हैं, एक्सटेंट की बात करते हैं ना, वो आपका आ जाता है शेड्यूल 1 के अंदर। ई का मतलब होता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है सैलरी। तो इसमें हम लोग सैलरी के बारे में बात करते हैं, गवर्नर की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, है ना, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी, डिप्टी स्पीकर की सैलरी, भैया सबकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज योर शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर जो 3 हमारा आता है वो स्टार्ट होता है ए से। ए का मतलब होता है अफर्मेशन, ठीक है। इसको आप अफर्मेशन से याद कर सकते हो। किस चीज की अफर्मेशन, ओथ, ठीक है, जो शपथ वगैरह ग्रहण की जाती है उसके बारे में बात करते हैं शेड्यूल नंबर 3 में। शेड्यूल नंबर 4 का मतलब होता है आर, ठीक है। आर का मतलब होता है राज्यसभा। तो इसमें जो स्टेट्स को राज्यसभा में सीट्स अलॉट की जाती है ना, उसके बारे में बात करता है। एस का मतलब होता है शेड्यूल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज। तो इसमें बेसिकली 4 शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करता है वो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके लिए अलग से शेड्यूल हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, शेड्यूल नंबर 6। मैंने आपको पहले ही बताया था लद्दाख के बारे में ना, लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है कि हमें शेड्यूल 6 के अंदर आप ऐड कर दीजिए, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा एफ, ठीक है। एफ का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हम यहाँ पे यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। फिर आता है हमारा जो क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे पूछा था, ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे कल पूछा था जिसके बारे में आप थोड़ा कंसर्न थे। तो 8 शेड्यूल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शेड्यूल के अंदर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। याद रहेगा सबको, चलिए ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा एल, ठीक है। एल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म्स, जिसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। एल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म्स। तो आई होप आपको ये भी याद रहेगा, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 10 डी का मतलब होता है डिफेक्शन, ठीक है। आया राम गया राम, है ना, आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में, परसों किसी पार्टी में, तो इसे बोलते हैं डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा पी का मतलब होता है पंचायत, और फिर आता है एम का मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये हमारे होते हैं टोटल 12 शेड्यूल्स। आई होप आपको याद रहेगा। फ्यूचर में इस तरह के ट्रिक्स हम लोग और भी देखेंगे। आज ही मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आज मैं आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज को याद करने के ट्रिक्स बताऊंगा, और आज मैं आपको कैस्पियन सी, ठीक है, उसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। तो थोड़ा सा क्लास में बने रहिए, मजेदार क्लास होने वाली है। खैर बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। एनजीओज की फंडिंग के लिए जो है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो भैया आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। इसी तरह से अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जिसे हम लोग TTD बोलते हैं, और रामकृष्ण मिशन की फंडिंग को भी बेसिकली रोक दिया गया है। मतलब कुल मिला के सरकार ने 6000 एनजीओज की
को अभी एफसीआरए के अंदर उनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया है, मतलब ये फॉरेन फंडिंग को रिसीव नहीं कर सकते, बेसिकली इसका मतलब ये है। तो ये तो न्यूज़ खैर काफ़ी बासी न्यूज़ हो गई है, वो हम लोगों ने चैरिटी ऑफ मिशनरी और चैरिटी के बारे में अच्छे से खासे से पढ़ लिया था, एफसीआरए क्या होता है, कैसे होता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप रेगुलर एनालिसिस देखते हो तो फिर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि एफसीआरए हम लोगों ने कब इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन थोड़ा रामकृष्ण मिशन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मिशन है। रामकृष्ण मिशन दोस्तों जो है वो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी भी हुआ करते थे, उनके नाम पे है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। वैसे जो रामकृष्ण परमहंस जी थे उनका नाम इनिशियली ये नहीं था, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय बंगाली थे भैया, तो वहां पे पैदा हुए और वो वेदांता फिलोसफी में बिलीव करते थे, ठीक है। वेदांता जो है वो उपनिषद जो है ना हमारे, उनके इंटरप्रिटेशन है बेसिकली अलग अलग। तो वेद अंत, ठीक है, जो वेदों के अंत में आते हैं, एंड ऑफ द वेदास, उसके बारे में बात करता है। तो उस फिलोसफी के बारे में बात करते थे। उनके एक स्टूडेंट हुआ करते थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। याद रहेगा ये, नरेंद्र नाथ दत्ता, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे। और बाद में इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया स्वामी विवेकानंदा, है ना, स्वामी विवेकानंदा। तो इन्होंने एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस जी, तो इन्होंने जो है एक मठ बनाया था, लेकिन बाद में नरेंद्र नाथ दत्ता जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने 1987 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बेसिकली दो काम हुआ करते थे कि जो लोग जो साधु होते हैं, जो मंक होते हैं, एक तो उनको आश्रय देना है, वहां पे रुकेंगे और फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी वो सारी चीजें होगी। दूसरा जो इसका काम था वो था फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब लोगों की सहायता करना, सोशल सर्विस करना, वो सारी की सारी चीजें थी। इसका जो हेडक्वार्टर उस समय था और अभी भी वहीं पे है, इसका हेडक्वार्टर है बेलूर के अंदर, BELUR, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता के पास में एक जगह है, वहां पे पड़ता है। तो थोड़ा सा आप जो है रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर उनके बारे में थोड़ा और जानना है, थोड़ा गूगल कर लीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो भैया बहुत महान पर्सनैलिटी है ना, तो इसके बारे में तो आप सबको पता ही है। और आपके घर में, आपके स्टडी रूम में कहीं ना कोई पोस्टर जरूर होगा विवेकानंद जी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है इनकी फ़ोटो देखने से ही, ज़बरदस्त चीज़ है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक वर्ल्ड रिलीजियस और जो है कहते हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशन या मीटिंग कहते हैं, वो अटेंड किया था, ठीक है, USA के अंदर गए थे वो, और उनके चर्चे बहुत हैं, आज भी आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है हमारे पास दोस्तों वो आती है कजाकिस्तान से। देखिए कजाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कजाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं राइट्स, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ। एक्चुअली वहाँ के जो पुराने प्रेसिडेंट थे वो बाद में सीट से हट गए थे, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। देखिए नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा नाम आपसे, ठीक है। हालांकि वो प्रेसिडेंट की सीट से हट गए थे, लेकिन अभी भी वो वहाँ को कंट्रोल करते हैं, पूरे के पूरे कजाकिस्तान को। तो लेकिन लोग सड़कों पे क्यों हैं, लोग सड़कों पे हैं इसीलिए, ये देखिए क्या लिखा है, ये एल पेट्रोल, ये देखिए डीजल, और ये क्या लिखा है LPG। एक्चुअली बात ऐसी है, बता दूं आपको मैं, कजाकिस्तान के अंदर जो 80% जो वहाँ पे व्हीकल्स होते हैं ना, वो LPG पे ही चलते हैं, पेट्रोल में और डीजल में इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो समस्या ये है कि भैया LPG के बढ़ गए दाम, और जब दाम बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो लोग आ गए सड़कों के ऊपर। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम लोग इतना बड़े लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन वो सड़कों पे जब आए पत्थरबाजी करने लगे, तो ऐसा होता है ना कि इशू जो है वो बढ़ता चला गया। जैसे आप 1857 के रिवोल्ट की अगर बात करो, मुद्दा तो लोकल था, है ना, वो कार्टरेज वगैरह का वो सारा मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा चला गया कि पूरी कंट्री में रिवोल्ट हो गया। तो समस्या ऐसी होती है, बहुत सारा आपके अंदर दबा हुआ गुस्सा होता है, तो किसी बहाने से वो गुस्सा जब बाहर आता है तो फिर वो पूरी तरह से बाहर आता है। तो कजाकिस्तान में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है पहले वो, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये सब पहले रशियन फेडरेशन का पार्ट हुआ करते थे। तो 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये सारी की सारी कंट्री अलग हो गई, CIS जिनको बोला जाता है ना। तो ये है आपका कजाकिस्तान, इसके एक तरफ है इधर रशिया और एक तरफ इधर आ जाता है आपका चाइना, ठीक है। कुछ थोड़ी छोटी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यह है बीच में उज्बेकिस्तान। तो कई बच्चों को ना इसको याद करने में कंफ्यूजन होता है नाम, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है, थोड़ा ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए सेंटर में है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे U, जो लैंडलॉक कंट्री है उसको बीच में लिखोगे, और हम चलेंगे अभी क्लॉकवाइज। तो इसके एक तरफ क्या है, यहाँ पे है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो इसके मैं लिखूंगा यहाँ पे T लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते रहें, काम आएगा आपके बाद में।
दूसरी तरफ आप यहां पे लिखोगे कि तुर्कमेनिस्तान के क्या बाद क्या आता है, तुर्कमेनिस्तान के बाद आता है टी के, ठीक है, यहां पे आता है आपका के, और उसके बाद थोड़ा सा और जाओगे, यहां पे आता है आपका किर्गिस्तान, ठीक है, तो ये हो गया आपका किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद आपका यहां पे आता है ताजिकिस्तान, ठीक है, ये आ गया आपका यहां पे ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के बाद यहां पे आपका आ गया ये अफगानिस्तान, इसमें लिखूंगा यहां पे ए, तो इसे आप याद कर लो ना, तो इट्स लाइक ए फ्लावर, ठीक है, कैसे है, देखिए क्लॉकवाइज जाइए, अफगानिस्तान से शुरू हो जाइए, ए टी के, ठीक है, ए टी के, दोनों तरफ ए टी के है, ठीक है, ए टी के, और दूसरी तरफ जाओगे तो यहां से भी ए टी के, तो ये ए टी के से आपने याद कर लेना है, ठीक है, तो ए से आपका अफगानिस्तान, टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, के से हो जाएगा आपका काजाकिस्तान, के से हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, टी से हो जाएगा आपका ताजिकिस्तान, तो ये ए टी के और ए टी के दोनों तरफ से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, और बीच में आपका आ गया उज्बेकिस्तान। अब बोलोगे सर यहां पे तो 2 टी हैं और 2 के हैं, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए जो पहले वाला के है ये है काजाकिस्तान, जो जिसके अंदर ए आता है, दूसरे वाला जो के है इसके अंदर वाई आता है, किर्गिस्तान, और हमारे अल्फाबेट में ए पहले आता है ना, इसलिए हम लोग पहले काजाकिस्तान को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग किर्गिस्तान को पढ़ेंगे, और यहां पे जो पहला टी आता है क्लॉकवाइज चलते हुए, पहले टी के अंदर आता है ताजिकिस्तान और दूसरे के अंदर आता है तुर्कमेनिस्तान, हमारे अल्फाबेट में पहले ए आता है, उसके बाद आपका जो है यू आता है, तो इस तरह से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो। ये ट्रिक मैंने स्कूल में पढ़ा था, हमारे टीचर ने करवाया था, ए टी के और ए टी के वाला, आज तक मुझे याद है, और कभी भी यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाएगा डेफिनेटली आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे है, ये काजाकिस्तान जो है वो कैस्पियन सी से भी बाउंड्री लगाता है, तो कैस्पियन सी को कौन कौन सी जो है कंट्री बॉर्डर करती है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है ईरान, ठीक है, ईरान याद रहेगा ईरान, यहाँ पे आपका अजरबैजान, अजरबैजान तो वैसे भी आजकल इतना सारा न्यूज़ में है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लगातार लड़ाई चल रही थी, कंटिन्यूसली कई दिनों तक चली, और ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है रशिया, तो रशिया भी जो है कैस्पियन सी को सराउंड करता है, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे काजाकिस्तान, और फिर आपका आ जाता है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो आई ईरान, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अजरबैजान, फिर आपका आ जाता है रशिया, फिर आपका आ जाता है काजाकिस्तान, वो फिर आपका आ जाता है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आप ये कर सकते हो TARIK, ठीक है, तारीख, वो सनी देओल वाली होती है ना, तारीख पे तारीख, तो ये वही है तारीख, तारीख पे तारीख, TARIK, ठीक है, याद रहेगा आपको। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी को ये जो है तारीख से आप याद कर सकते हो, ठीक है, तो ये है थोड़ा सा आपका ट्रिक। लेकिन ज़्यादा इशू के बारे में तो खैर क्या ही बताएं, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे कोई खास एंगल नहीं है। बात ऐसी है कि कजाकिस्तान ने जो है अभी जब वहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट हुए तो कजाकिस्तान ने रशिया की हेल्प मांगी, ठीक है, रशिया की हेल्प मांगी, इन्होंने कहा भैया हालत ख़राब हो गई है, हाथ से बाहर बात निकल चुकी है, तो आइए थोड़ी हमारी मदद कीजिए। तो रशिया वालों ने यहाँ पे अपनी मिलिट्री भेज दी है कजाकिस्तान के अंदर, सड़कों पे वो जो राउंड कर रही है, कुछ सारे लोगों की वहाँ पे गोलाबारी में डेथ भी हो गई है अनफॉर्चुनेट तरीके से, और लोग भी थोड़े कम थोड़ी हैं, लोगों ने वहाँ के प्रेसिडेंशियल जो पैलेस को जला दिया, आग लगा दी, तो बहुत सारे हंगामा यहाँ पे चल रहा है, और ये पूरे का पूरा सेंट्रल एशिया जो है वो ये भी इस समय टर्मोइल में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बैठा है अफगानिस्तान, और सारी दुनिया को जो है खतरा है अफगानिस्तान से। खैर अफगानिस्तान भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये राइट्स दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, उज्बेकिस्तान वगैरह में, तो अफगानिस्तान के जो कुछ वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। खैर वो अलग से बात है, कभी और करेंगे अगर कुछ होगा तो ये था हमारा थोड़ा सा कजाकिस्तान के बारे में। अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों, वो आती है हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेके। देखिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, होम मिनिस्ट्री को एक्चुअली उन्होंने लेटर लिखा है, बात बोली है, उन्होंने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकता है। और ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है ना, वो अभी इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी है। तो इनका कहना है कि हम लोग इंडिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं। इसके लिए इंडिया ने ड्रोन रूल्स 2021 भी लागू किए थे, थोड़ा रूल के बारे में अभी आपको बताऊंगा, वो एक अलग बात है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं, मतलब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं,
और इसीलिए आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम से आपसे पता क्या पूछेगा, एग्जाम में वो आपसे पूछने वाला है कि डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ न्यू ड्रोन रूल्स 2021 अलोंग विद द एप्लीकेशंस ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द स्कोप ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया फॉर द फ्यूचर। 10 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो बड़ा काम आएगा। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में अगर आप बात करें, डिफेंस सेक्टर में इसको हम लोग कहते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इसी तरह से हेडिंग में लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, पहला लिखोगे डिफेंस, तो यहाँ पे जो है सर्विलियंस में आप यूज कर सकते हो, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन। आजकल तो पाकिस्तान से इतने सारे ड्रोन आ रहे हैं भैया, तो उनको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे अपने ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं, है ना, कुछ तो कर ही सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। हो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, जो वीवीआईपी जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनकी सिक्योरिटी में ड्रोन का यूज कर सकते हैं। जैसे इस समय पंजाब वाला जो केस हुआ था, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं एक्टिविटीज वगैरह को काउंटर करने के लिए ना। ऊपर से देखिए, ऊपर से जब आप किसी चीज को देखते हो ना, आपको अलग पर्सपेक्टिव नजर आता है, दूर की चीजें नजर आती हैं, तो वो चीज आप कर सकते हो। क्राइम कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो, सिटीज वगैरह में जो क्राइम होता है ड्रोन उड़ा सकते हो वहां पे, है ना, रेड वगैरह कर सकते हो, काउंटर टेरर ऑपरेशन आप जो है ड्रोन का यूज करके कर सकते हो किसी भी तरह से। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में कैसे होता है, जैसे हम लोग इस समय यूज भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, कई सारे जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां जहां पे रास्ता वगैरह नहीं है जाने का, वहां पे ड्रोन से हम लोगों ने वैक्सीन की सप्लाई किया था इस बार, तो आप वो कर सकते हो। या वहाँ पे जो टेस्टिंग सैंपल्स होते हैं ड्रोन वगैरह के थ्रू उसको कलेक्ट कर सकते हो। अमेरिका में तो भैया और कई सारी कंट्रीज में तो अमेजोन की जो डिलीवरी होती है वो भी ड्रोन से हो रही है आजकल कई जगह पे। तो भैया मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी है तो किसी तरह से भी यूज कर सकते हो, राइट। चलिए, अगला जो है एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, क्रॉप एंड सोइल हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ सेंसस वगैरह लगा सकते हैं जिससे आपकी सोइल की जानकारी मिल सकती है। एंटी लोकस्ट वर्क आप कर सकते हो, जब भी कोई पेस्ट वगैरह का अटैक होता है तो वैसे भी हम इसको यूज करते हैं। वैसे पता है आपको, जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ना हमारी, वहां पे हम लोग ड्रोन्स का यूज करते हैं। मान लो कहीं पे फ्लड आ गया या फॉरेस्ट फायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ड्रोन का यूज करके हम लोग ये चेक करते हैं कि कितनी लैंड को जो है वो नुकसान हुआ है। ऑलरेडी हम लोग ड्रोन का यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में और ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। पंचायती राज में जो है लैंड रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर जो होता है, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए। एंटी पोचिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो जानवर वगैरह के इलीगली जो मार दिया जाता है, स्मगलिंग कर दी जाती है ना। वाइल्ड फायर को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का यूज किया जा सकता है। पावर सेक्टर में इसका हम लोग यूज करते हैं, रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ द एसेट्स एंड द ट्रांसमिशन लाइन। कई बार जो पाइप वगैरह वो लीक हो जाते हैं, है ना, वो हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह की मॉनिटरिंग करने के लिए और इंसिडेंट रिस्पांस के लिए। अगर कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाता है या कुछ इश्यूज एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो डेफिनेटली हम इसके थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ड्रोन्स की, और इसीलिए इंडिया ने जो है ड्रोन रूल 2021 भी हम लोग लेके आए थे, जिसमें काफी लिबरलाइज्ड हम लोगों ने रूल बना दिए थे। एक्चुअली 2021 से पहले इंडिया में ड्रोन को लेके काफी ज्यादा सख्त रूल हुआ करते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको थोड़े से लाइट कर दिया है। और नए ड्रोन रूल्स के तहत हम लोगों ने क्या किया, इंडिया का जो पूरा एयर स्पेस है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी होती है हमारी जिसे कहते हैं ग्रीन जोन, ठीक है। तो ग्रीन जोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रोन को उड़ाइए, किसी की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली सरफेस से लेके 400 फीट तक, 400 फीट तक जो है वो ग्रीन जोन में आता है। जैसे शादी वादी में ड्रोन होते हैं, है ना, इस तरह के जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो उसके लिए है ये बेसिकली ग्रीन जोन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर उड़ा सकते हो। दूसरा जो जोन हमारा आता है वो आता है आपका पास येलो जोन। येलो जोन में क्या होता है, येलो जोन में आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके लिए आपको होम मिनिस्ट्री की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल जो है ट्रैफिक जो कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी परमिशन ले सकते हो। और पहले एक्चुअली येलो जोन की जो हुआ करता था एरिया, वो भी 50 किलोमीटर हुआ करता था, इसको भी घटा के जो है 12 किलोमीटर तक कर दिया है। मतलब जैसे एयरपोर्ट वगैरह के आसपास ना आप ड्रोन आराम से उड़ा सकते हो, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। तीसरा जो हमारे पास जोन होता है वो होता है रेड जोन। तो रेड जोन में तो भैया आपको स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। येलो में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकल जो आपका ट्रैफिक जो अथॉरिटी होती है वहां से भी आप ले सकते हो। तो 3 जोन है, उसके अलावा और भी कई सारे रूल्स बनाए गए हैं इस नए के अंदर, गाइडलाइंस वगैरह, आप वो अपने खुद से पढ़ सकते हो। तो आपके लिए वो सेल्फ स्टडी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मेंस में डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ना, और जहाँ पे इतनी एप्लीकेशन होती हैं तो एग्जाम में लिखने के लिए हमारे पास काफी मटीरियल हो जाता है। चलिए,
और जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन को जो है 3 4 5 कैटेगरी में डाला गया है। आप कैटेगरी भी पढ़ सकते हो, आपके लिए मैंने अलग से स्लाइड डाल दी है। नैनो ड्रोन, जो छोटे मोटे ड्रोन होते हैं, बच्चे खेलते हैं जिसके साथ, है ना, जो मेले में मिलते हैं बेसिकली, वो वाले ड्रोन होते हैं ये। तो ये 250 ग्राम तक के होते हैं। माइक्रो ड्रोन जो है 2 kg तक हो सकते हैं। स्मॉल ड्रोन जो है 25 kg तक हो सकते हैं। बेसिकली शादी वादी में स्मॉल ड्रोन यूज होते हैं, है ना। मीडियम ड्रोन जो है 150 किलोमीटर तक हो सकते हैं। लार्ज ड्रोन 150 किलोग्राम तक हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इसका यूज करता है सप्लाई वगैरह करने के लिए, हथियार वगैरह वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज आती है हमारे पास वो भी नॉर्थ कोरिया से। देखिए नॉर्थ कोरिया का हम पिछले 2 3 दिन से कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को जो है किम जोंग उनको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे 2 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। कल मैंने आपको जो है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल बताया था, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है, ये उनका रूट होता है, ये यहाँ से जूम करके यहाँ जाती हैं, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और हमारी क्रूज मिसाइल जो है ऐसे जाती हैं, पैरेलल जाती हैं। क्रूज मिसाइल की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा जो है, मतलब रेंज इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्रूज मिसाइल की स्पीड अच्छी खासी होती है, ठीक है। खैर वो तो कल का टॉपिक था। आज मैं बताऊंगा आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया है दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइल थोड़े समय पहले भी न्यूज़ में था, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है। जब चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, और चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल ने क्या किया, पूरी अर्थ का चक्कर काटा, और पूरी अर्थ का चक्कर काट के अपने टारगेट को हिट किया। अब पहले तो यूएसए वालों को पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब पता लगा तो वो चिल्लाने लगे। चाइना ने कहा कि देखो भैया घबराओ मत, ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था, चिंता मत करो, ये मेरा कोई स्पेस का एक्सपेरिमेंट था, मैंने स्पेस में एक्सपेरिमेंट किया था। खैर सबको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने टेस्ट किया था। इसी तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग जो है वो नॉर्थ कोरिया ने भी की है। और नॉर्थ कोरिया का तो टारगेट एक ही होता है, वो होता है यूएसए। इसका और कोई टारगेट होता ही नहीं है, ओनली टारगेट इज यूएसए। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है थोड़ा सा आजकल काफी न्यूज में है। देखिए हाइपरसोनिक, सोनिक का मतलब हम होता है साउंड, होता है ना साउंड, तो इसको हम लोग साउंड से कंपेयर करते हैं। साउंड की जो स्पीड होती है दोस्तों वो मापी जाती है मैक से, ठीक है। तो साउंड की स्पीड को जो है मैक कहा जाता है। और ये जो मिसाइल होती है वो उसकी स्पीड के हिसाब से डिसाइड होती है। एक मिसाइल होती है हमारे पास जिसे कहते हैं सब सोनिक, सब का मतलब होता है अंडर, है ना। सब सोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिनकी स्पीड जो है साउंड से कम होती है, साउंड की स्पीड से कम होती है। फिर एक आपके पास आती है सुपरसोनिक मिसाइल्स, जिनकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, मतलब 1 मैक से लेके 5 मैक तक जा सकती है, 5 मैक। फिर एक आपके पास आती है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनकी स्पीड जो है वो 5 मैक से ज्यादा होती है, 5 मैक्स। हमारी जो ब्रह्मोस है वो है सुपरसोनिक मिसाइल, और दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, इंडिया के पास ब्रह्मोस है। तो डरते हैं लोग ब्रह्मोस से, ऐसी कोई हल्की फुल्की नहीं है भैया। और ब्रह्मोस में डाल के आप न्यूक्लियर भी भेज सकते हो, न्यूक्लियर वेपन, अगलों को पता भी नहीं चलेगा, अरे ये मिसाइल आगे सीधा उनके सर के ऊपर गिरेगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअली इतनी ज्यादा हाइप में क्यों रहती है, इसका रीजन ये है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया का कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं सकता है। कोई भी रडार अब तक ऐसा बना नहीं संसार में जो कि सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ ले, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना। इसी वजह से अमेरिका वगैरह जो है थोड़े से कंसर्न है। अभी तक ये कि टेक्नोलॉजी ना तो अमेरिका के पास है ना ही यूके के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ने की, इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप कोरिया से हाइपरसोनिक मिसाइल अगर अमेरिका के ऊपर चली गई तो भैया अमेरिका वालों को पता भी नहीं चलेगा, विद इन सेकंड जो है उनको हिट करेगा। तो उनका जितना भी डिफेंस स्ट्रक्चर है सब खड़ा के खड़ा देखता रहेगा। तो ये है थोड़ा सा हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अभी हम लोग ना ब्रह्मोस बना रहे हैं, ब्रह्मोस 2, जो कि हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी शायद हो भी जाएगा। हालांकि इसका जो टारगेट था वो 2020 ही था टेस्टिंग वगैरह के लिए, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे लगता नहीं अभी हुआ होगा। खैर, तो ये था हमारा नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। तो इनकी वजह से कुछ टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो लेट्स थैंक हिम, थैंक यू भाई साहब। बस एक ध्यान रखें, कभी आपका दिमाग खराब ना हो और कोई अटैक वटैक मत करें, ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे बचें, अदरवाइज तो ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा वो है श्रीलंका से आता है दोस्तों। श्रीलंका के अंदर चल रहा है बहुत ही तगड़ा क्राइसिस। श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है ना, इस समय वो सिर्फ और सिर्फ $1.6 बिलियन ही रह गया है। $1.6 बिलियन, समझ रहे हो, $1.6 बिलियन तो जो है वो हमारे अंबानी जी की एक हफ्ते की कमाई है। ठीक है, तो जितना वो एक हफ्ते में कमाते हैं उतना टोटल फॉरेन रिजर्व वो इस समय श्रीलंका के पास है। और फॉरेन रिजर्व बहुत जरूरी होता है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हो, कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो, तो वहाँ पे जो बिल आपको चुकाना पड़ता है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही दे सकते हो, डॉलर या पाउंड कोई भी।
और अगर आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो भैया आप कैसे चीज़ें खरीदोगे, खाने की चीज़ें कैसे खरीदोगे, कपड़े कैसे खरीदोगे, खाना अनाज कैसे, दूध कैसे खरीदोगे ना। और श्रीलंका जो है वो इम्पोर्टिंग कंट्री है, काफ़ी कम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, उसका भी इंडिया वाला ही हाल है। तो वो होने वाली है बैंकरप्ट की कगार कगार पे। अमेरिका की जो एक क्रेडिट एजेंसी है जिसका नाम है फिच, जैसे फिच है, मोडी है, ये सब क्रेडिटिंग जो है क्रेडिट एजेंसीज हैं, इन्होंने इसको क्रेडिट दिया है सीसी। और सीसी वाली जो कैटेगरी होती है वो सबसे ही कम कैटेगरी होती है। सीसी से अगर आप नीचे चले गए ना, समझ लो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी देनदारी होती है, जब इस चीज को आपको पैसा देना होता है, उसको पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, आप लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो आप बैंकरप्ट हो जाते हो। इस समय श्रीलंका जो है उसी कैटेगरी के ऊपर है। नवंबर के महीने में जो है, या फिर इस समय जून के महीने में, श्रीलंका को देना है कितना पैसा, देखिए उसके पास कितना है, ओनली 1.6 बिलियन। और देना पता कितना उसको, 1.7 बिलियन। ये उसकी देनदारी है सिर्फ और सिर्फ 2022 में। 2023 तो छोड़ ही दीजिए आप। मतलब अगर श्रीलंका अपना पैसा चुकाता है तो वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके पास एक धेला भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो नहीं चुकाता है तो उसकी क्रेडिट इतनी ज्यादा कम हो जाएगा कि इन्वेस्टर सब वहां से भाग जाएंगे। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो सोल्यूशन क्या है, देखिए ऐसी ही कुछ हालत कुछ समय पहले इंडिया की भी थी। 1991 में इंडिया में भी यही हालत हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं इसको। इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए ही फॉरेन करेंसी बचा हुआ था। तो हम लोगों ने पता क्या किया था, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े जहाजों में सोना भर के रखा था गिरवी रखने के लिए। वो तो बाद में आईएमएफ के पास हम लोग गए और आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस वगैरह हमें रखी, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी ओपन किया, जिसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। इंडिया की इकोनॉमी ने इतना ग्रो किया और आज इंडिया जो है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कंट्री में से है, सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है हमारे पास है, राइट। खैर वो एक अलग बात है। तो अभी ऑप्शन क्या है श्रीलंका के पास, श्रीलंका के पास वही ऑप्शन है जो इंडिया के पास था, आईएमएफ के पास जाएं, जो कि आजकल पाकिस्तान करता है। आईएमएफ के पास जाइए भैया, आईएमएफ से पैसा ले लीजिए और अपना थोड़ा बहुत हेल्प आप कर दीजिए, ठीक है, ये चीज हो सकती है। लेकिन श्रीलंका के कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग हैं आम जनता है, वो कहती है कि नहीं, आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ से जो आपको पैसा मिलेगा ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलता है, जैसे इंडिया को मिला था, है ना। उनका बोलेंगे क्या, बोलेंगे अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, है ना, लिबरलाइजेशन लेके आइए। दूसरी बात क्या बोलते हैं पता है आपको, वो बोलेंगे कि जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, जैसे मनरेगा है, श्रीलंका में कुछ और होगा, है ना, इसमें जो है पैसा कम कीजिए, वेलफेयर पे पैसा कम कीजिए, जो लोगों को सब्सिडी दी जाती है सब्सिडी को कम कीजिए। आईएमएफ ये सब कंडीशंस रखता है, और इनका कहना है कि अगर आईएमएफ से हम लोग पैसा लेंगे तो आम जनता के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनका क्या होगा, तो जो गरीब लोग हैं बेचारे और गरीबी में चले जाएंगे आईएमएफ की वजह से। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं। तो इनके पास अभी ऑप्शन नहीं है। वो एक तरफ से चाइना है, चाइना ने श्रीलंका को पहले से दुनिया भर का पैसा दे रखा है, वो अपना पैसा पहले ही मांग रहा है उनसे। तो और चाइना से और ज्यादा वो पैसा ले भी नहीं सकते, क्योंकि पिछली पेमेंट पे डिफॉल्ट हो गया था, आगे चाइना क्यों देगा। अगर चाइना देता भी है तो फिर वो डेट ट्रैप में आ जाएंगे, है ना। चाइना का वो पहले ही दुनिया कहती है कि श्रीलंका जो है चाइना की कॉलोनी बन चुका है। तो इस समय श्रीलंका के ऊपर जो है, बेचारे के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, देखिए अभी हमने त्रिमोली वाला वो टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे कुछ पैसा इंडिया उसको देने वाला है डेफिनेटली। अभी वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की यात्रा भी की थी, और उन्होंने कहा था इंडिया को कि भैया जो हम लोग आपके डेट में है, हम लोगों ने आपको पैसा देना है, तो थोड़ा सा उसको फ्रीज कर दीजिए थोड़े समय के लिए। करेंसी स्वैप डील भी हम लोग उनके साथ कर सकते हैं। इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग कुछ अनाज वगैरह कुछ देना है, मिल्क वगैरह, तो इंडिया उनको दे सकता है। खैर अभी इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकला नहीं, इंडिया ने कोई जवाब दिया नहीं है, तो लेट्स सी कुछ ना कुछ फ्यूचर में यहाँ पे बनने वाला है। खैर आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। मैं पहले ही आपको ये अच्छे से करवा चुका हूं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब होता है कि जिन 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हैं उनके पास ही रहेंगे, और आप उनको कम भी करोगे, डिसआर्मामेंट करोगे, ठीक है। और किसी भी नई कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1970 से चली आ रही है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे ट्रीटी हैं न्यूक्लियर को लेके। एक हमारे पास सोल्ट 1 है और एक हमारे पास सोल्ट 2 है। इसके बारे में जरूर पढ़ें, रिकमेंडेड है, ये गूगल करें इसको। रशिया और अमेरिका के बीच की ट्रीटी है ये, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी भी है, जिसे कहते हैं सीटीबीटी, ठीक है। ये कहाँ चला गया मेरा इरेजर, ठीक है। तो सीटीबीटी भी हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास एक और भी है, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। इतनी सारी ट्रीटी के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोल्ट के बारे में पढ़ें
थोड़ा सा आप CTBT के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि इंडिया का ये भी यहाँ पे काफी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपको पढ़ना है वो है NSG। ठीक है, NSG, ये दूसरा वाला NSG है, इसका मतलब है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, ये आप जरूर पढ़ें, तो आपके जो नोट्स वगैरह हैं आप उसके अंदर ऐड करें, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक्चुअली बनाया ही गया था इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में। खैर, तो ये तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पुराना टॉपिक है। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है आज का वो है आज का एडिटोरियल सेक्शन। अच्छा है, बढ़िया है, मजा आएगा। देखिए कुछ पॉलिटिशियंस की मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि आजकल जो है 5 राज्यों में है चुनाव, है ना, इलेक्शंस होने वाले हैं। और आजकल अगर आप किसी रैली को सुनोगे ना, टीवी ऑन करोगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जितने भी पॉलिटिशियन हैं सभी के सभी एक ही बात बोल रहे हैं, फ्री फ्री फ्री, है ना। फ्रीबीज, फ्रीबीज मतलब हम आपको, कोई कहता है कि मैं हाउस होल्ड वाइफ है उनको 5,000 रुपये महीना दूंगा, कोई कहता है 3,000 में दूंगा, कोई कहता है फ्री में लैपटॉप दूंगा, कोई कह रहा है फ्री में ये दूंगा, फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, है ना। बुजुर्गों की पेंशन जो है वो भी बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। और रैली में बुलाने के लिए क्या फ्री में देते हैं पता आपको? विस्की, दारू, और वो भी देसी वाली, अंग्रेजी नहीं, देसी दारू फ्री में देके लोगों को इलेक्शन रैली में बुलाया जाता है। और उसी रैली में जो लोग आते हैं उनको फिर से वादा किया जाता है हम आपको ये सब चीज़ें फ्री देंगे। तो इंडिया में जो है फ्रीबीज वाला बहुत माहौल आजकल बनता है, आपको पता ही है। तो उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल सेक्शन है। किसी की भी रैली सुनो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करता, कोई भी करप्शन के बारे में बात नहीं करता, कोई भी गुड गवर्नेंस के बारे में बात नहीं करता, कोई भी एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज के बारे में बात करते हैं। तो उसी को लेके है ये। तो इलेक्शंस के दौरान जो है फ्रीबीज हम लोग अनाउंस करते हैं। ये क्या है? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, नोट द जॉब क्रिएशन। मतलब सरकार के पास जो पैसा है वो उसको अलग अलग जगह से आता है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। भैया जॉब क्रिएशन की तो बात ही नहीं कोई करता। तो आजकल जो पॉलिटिक्स हो गई है, दिस इज लेस अबाउट एस्पिरेशन एंड मोर अबाउट डेस्परेशन। डेस्परेशन मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा सीट जीतना चाहती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे पावर में आया जाए। अगर केजरीवाल बोलता है कि मैं आपको 1,500 रुपए दूंगा, तो ममता बनर्जी बोलेगी मैं आपको 1,505 रुपए दूंगी, मोदी जी बोलेंगे आपको मैं 1,508 रुपए दूंगा। तो ये जो डेस्परेशन नजर आती है पावर को लेके, रादर देन एस्पिरेशन। पॉलिटिक्स का मतलब है कि भैया आपकी जो जनता है, जो गरीब आदमी है, उसको इंस्पायर कीजिए, उसको काम करने के लिए उसको काम धंधा दीजिए। वो होता है एस्पिरेशन। जो वहां के यंग लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं, इनको लिए जॉब्स क्रिएट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, वो होता है एस्पिरेशन। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? डेस्पिरेशन। ये है डेस्परेट हो गए हैं जीतने के लिए। इंडिविजुअल लीडर्स को आप यहां पे खाली ब्लेम नहीं कर सकते। आप खाली मोदी ममता किसी को भी इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकते। ये मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट कुछ और है। मेन पॉइंट है डेमोक्रेसी का और लिबरल इकोनॉमी का। ये यहां पे जबरदस्त पॉइंट है इस एडिटोरियल का। देखिए पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? पॉलिटिशियंस का काम होता है जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, जॉब्स को क्रिएट करना, है ना, लोगों को सुविधाएं देना, और जो कैपिटल होती है उसको बाहर ना जाने देना। यह काम होता है पॉलिटिशियंस का, कि अपनी कंट्री में जॉब्स क्रिएट करें, जो जो पहले से हैं उनको बनाए रखें। इंडिया की जो पैसा है, धन दौलत है, जो कैपिटल है, वो बाहर कंट्रीज में ना जाए। यह काम होता है पॉलिटिशियंस का। अब आप जो है दूसरे एंगल को समझ लिए। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि वर्क फोर्स को कम कर दिया जाए। पॉलिटिशियन सोचता है कि वर्क फोर्स को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को काम धंधा मिले। इन्वेस्टर सोचता है कि वर्क फोर्स को कम कर दिया जाए, क्योंकि वर्क फोर्स जब कम होगा तो उसका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो उसका प्रॉफिट बनेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज में जो है रोबोट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। रोबोट जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो लोग कम काम करते हैं। तो ये चीज होती है। और कैपिटलिस्ट क्या लोग सोचते हैं? और सोचते हैं वो कि जो स्टेट अथॉरिटी है, यानी कि जो वहां की सरकार है, उसका कम से कम कंट्रोल रहे। पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि कंपनीज के ऊपर सरकार का ज्यादा कंट्रोल रहे, इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहे। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, टाटा बिरला अंबानी टाइप के, वो चाहते हैं कि अथॉरिटी कम हो। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपस में काउंटर करती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस की जो इंटरेस्ट हैं वो टाटा बिरला अंबानी के इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है।
टाटा बिरला अंबानी हमेशा चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी का वर्कफोर्स कम करें, रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करें, कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि नहीं नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम धंधा दो। तो दोनों के इंटरेस्ट यहां पे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा टसल क्रिएट होता है। अब जैसे आप अमेरिका की बात करो, अमेरिका में कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, वो अमेरिका में फैक्ट्री ना लगाने की बजाय उसको चाइना में लगाते हैं, वियतनाम में लगाते हैं, फिलीपींस में लगाते हैं, क्योंकि वहां की वर्कफोर्स सस्ती होती है, जिसकी वजह से अमेरिका में तो जॉब क्रिएट नहीं होती। जॉब कहाँ क्रिएट होती है? चाइना में क्रिएट होती हैं। तो ये जो है यहाँ पे दोनों के बीच में टसल चलता है। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि जो ये लोग फ्रीबीज देते हैं, जो पॉलिटिशियन लोग फ्री में पैसा बांटते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा भी तो कैपिटलिस्ट से ही आता है। जब कैपिटलिस्ट लोग तरक्की करते हैं, आप इनके ऊपर टैक्स लगाते हो, जितना टैक्स लगाओगे आपके पास पैसा आता है। दूसरी बात, यही कैपिटलिस्ट लोग जो है इनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भी करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है दो अलग अलग फोर्स एक साथ पैरेलल चल रही हैं। अब बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ की। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जॉब्स तो क्रिएट, देखिए वही बात है ना, कैपिटलिस्ट वाली बात है। कैपिटलिस्ट लोग जो है रोबोट्स वगैरह का यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सर्विस सेक्टर में आज देख सकते हो आप लोग, सर्विस सेक्टर, पैसा तो सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर में ही है, लेकिन सबसे कम जॉब सर्विस सेक्टर में है। और सबसे कम पैसा कौन से सेक्टर में है? एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब इंडिया की में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है। 1990s की अगर बात करते हैं तो 1990s में इसको लेके बहुत हंगामा होता था जॉबलेस ग्रोथ को, लेकिन आजकल सब लोगों को पता है कि भैया हाँ जॉबलेस ग्रोथ है, यही संसार का रूल है, यही रियलिटी है। तो सब लोगों ने बेसिकली इसको मान लिया है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अलग से पढ़ना पड़ेगा एकदम, इसको थोड़ा आप गूगल करके समझिए, ये रिकमेंडेड है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है? यूनिवर्सली बेसिक इनकम के अंदर बेसिकली जो लोग 18 प्लस होते हैं, उन सभी के अकाउंट में एक मिनिमम पैसा डलवाया जाता है। आप अमीर हो, गरीब हो, कहां से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 18 प्लस हो तो आपके अकाउंट में हर महीने 2000, 5000, 10,000 पैसा आएगा ही आएगा, आप काम करो या ना करो। उसको कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इसीलिए आजकल पॉलिटिशियंस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी सपोर्ट करते हैं, ताकि सभी के खाते में महीने का 10, 12,000, 5,000 रुपए डलवा दिया जाए। वो इसीलिए किया जाता है कि अगर ये लोग जो जॉबलेस हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, अब एक तो ये अनएम्प्लॉयड है, दूसरे पास इनके पास पैसा भी नहीं है, तो सरकार कम से कम इनको कुछ पैसा देकर इनको ठंडा रख सकती है। और जब इनके पास पैसा आएगा तो ये खर्चा भी करेंगे, खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी थोड़ा सा चलना शुरू होगा। तो ये जॉबलेस ग्रोथ जो पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, आजकल लोगों ने इसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं वेलफेयरिज्म और रीडिस्ट्रीब्यूशन की। 1990s के समय में हमारे कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, क्या हुआ करता था, जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनको डिस्करेज किया जाता था और लोगों से अपील की जाती थी कि आप लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है, आप अब आपस में कंपीट करें, ठीक है, आप सक्सेस पाएं। और लोग क्या करते थे, भैया अब कंपीट करने के लिए तो जॉब्स होनी चाहिए ना, जॉब्स उस समय थी नहीं, माहौल उस समय था नहीं, तो लोग क्या करते थे, लोगों ने पॉलिटिकल, अगर आप देखोगे ना 1990s में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती थी, हर 2 साल में 6 महीने में नए इलेक्शंस होते रहते थे, क्योंकि लोग परेशान थे। क्योंकि सरकार लोगों को ना तो सब्सिडी दे रही थी, ना ही उनको जॉब्स दे रही थी, ना ही उनको वेलफेयर स्कीम्स दे रही थी। तो सरकार ने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको वेलफेयर देना ही पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना ही पड़ेगा। इसलिए शुरुआत हुई मनरेगा से, पेट्रोलियम सब्सिडी से, यहां से शुरुआत हुई। फिर एक बार शुरुआत जब हो गई ना, तो इनको आदत पड़ गई वोट लेने के लिए, कभी फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, अब इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है मटेरियल चीजें थोड़ी चाहिए, स्पिरिचुअल चीजें भी तो चाहिए। आजकल एक और नया एंगल आ गया है, फ्री पिलग्रिमेज, है ना। अगर आप हिंदू हो तो घूमिए, मुस्लिम हो तो घूमिए, सिख हो तो, मतलब जो हमारी पिलग्रिमेज साइट है ना, फ्री में दे रही है, लोग बस सर्विस दे रहे हैं फ्री में। आपको वैष्णो देवी जाना है तो फ्री में जाइए, आपको कहीं और जाना है तो फ्री में जाइए। तो एक स्टेप आगे, भगवान जाने फ्यूचर में और लोग क्या क्या फ्री देने वाले हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ रहे हो, जब एक चीज की शुरुआत हो गई है तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी डेस्परेट हो गई है, वो वोट पाने के लिए फ्री के वादे किए जा रही है, और उनको ये नहीं पता कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। एक एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं। इस समय
पंजाब के अंदर मिस्टर सिद्धू जी की रैली थी 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मैं हर हाउस होल्ड वाइफ, मतलब जो हाउस वाइफ हैं, उनको 5,000 रुपये पर महीना दूंगा। आप सुनने में तो अच्छा लग रहा है, 5,000 रुपीज पर मंथ। तब उनसे पूछा गया कि सर ये इतना पैसा आएगा कहाँ से, पहले ही पंजाब के पास पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ये पैसा पता कहाँ से आएगा, जो अल्कोहल है, मैं अल्कोहल के ऊपर जो है ड्यूटी बढ़ाऊंगा, तो ये पैसा मैं अल्कोहल के दाम बढ़ा के इकट्ठा करूंगा, तो दारू के दाम बढ़ाने से जो पैसा आएगा वो मैं महिलाओं को दूंगा। अब सोच के देखिए कितना अनएथिकल है ना। एक ऐसी चीज से पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो जो अपने आप में ही सही नहीं है, और उस गलत चीज से पैसा कलेक्ट करके आप महिलाओं की मदद करना चाहते हो। अरे इस अल्कोहल की वजह से ही तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो जहां कुछ लोग अल्कोहल को बैन करने की बात करते हैं, वहीं ये भाई साहब अल्कोहल को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वेलफेयर है, जो स्कीमें चल रही हैं, एक्चुअली इसका आउटकम क्या है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए इसके मिक्स रिजल्ट हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेसी है इससे इंप्रूव हुई है, क्योंकि आम जनता की भी सरकार सोचने लगी है। तो आम जनता को लगता है हाँ भैया तुम्हारी टेक केयर सरकार करती है, तो वो पॉलिटिक्स के अंदर वो डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। बेनिफिट तो है इसका, लेकिन इसका नुकसान भी है। जब आप जनता को फ्री में चीजें देने लगते हो तो जनता सरकार से क्वेश्चन पूछना बंद कर देती है ना। और जैसे ही वो कोई क्वेश्चन पूछने लगती है एम्प्लॉयमेंट को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो सरकार उसको बोलती है फ्री में लैपटॉप दूंगी, है ना, फ्री में साइकिल चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, सब्सिडी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब सरकार लोग ऐसे चीजें बोलेगी तो लोग अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो इससे डेमोक्रेसी वीक भी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, सरकार को अकाउंटेबल बनाना। तो लेकिन जब सरकार चीजों को लोगों को फ्री में देने लगेगी तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है ना। तो इसका नुकसान भी है। तो वेलफेयर स्कीम जो लोगों को दी जाती है दोस्तों, वो राइट नहीं है। आजकल वो राइट नहीं है। आजकल वो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर जो है बड़े बड़े वादे कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वादे के ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये हमारी डेमोक्रेसी को वीक करेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा अच्छी बात है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस इसका देखना यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि एक बार जब चीजें शुरू हो जाती है ना तो वो पीछे हट नहीं सकते। एक बार आप जब ने वेलफेयर देना शुरू कर दिया तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते हो। तो हमारी जो कैपिटलिस्ट क्लास है, बेसिकली हमारा जो पूरा प्राइवेट सेक्टर है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो हम लोग कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है कि हर चीज आपको फ्री में देंगे, है ना। इंडिया जो है एक लिबरल इकोनॉमी है। तो ये जो वेलफेयर जो स्कीम्स होती हैं बेसिकली लिबरल इकोनॉमी के अगेंस्ट में होती हैं। लिबरल इकोनॉमी का मतलब होता है कि सब चीजें आप जो है ओपन रखिए, कंपटीशन रखिए। लेकिन जब आप वेलफेयर स्कीम पे इतना ज्यादा फोकस करने लगोगे तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो वो थोड़े से लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है। सोसाइटी का सोशोलॉजी का टॉपिक बेसिकली होता है ये, लोग इसको और इकोनॉमी में भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना इस पे हम लोग डिस्कशन कर लें उतना ही कम होगा। शाम तक डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी, राइट। तो यही था आज का एडिटोरियल सेक्शन दोस्तों, यही आज के लिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो देखिए, जो वीमेन की एज को 21 किया गया है, मतलब किया जाएगा, अभी तो प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया है, इसके बारे में है। ठीक है, तो अगर आपने पहले इस टॉपिक को कवर नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। और वही जो एनईटी, मतलब जो सॉरी नीट में जो रिजर्वेशन की बात है ना, उसके बारे में है ये। तो इसको हम लोग बार बार कर चुके हैं, तो हर बार करके कोई फायदा नहीं है। तो यही था आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। और प्रोग्राम अगर किसी को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।